जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। दोस्तों, शेर हो तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने के सफर का भागना तो पड़ेगा। हम सफर साथी RAC क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अभी तुम्हारे प्यार को अंजाम देना बाकी है, तुम्हारे हौसलों को अभी उड़ान देना बाकी है। तो आइए, अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमसे, करते रहिए तैयारी और देखते रहिए। जैसा मैंने शाम एक वीडियो शेयर किया था बेटा, जो पुराना वीडियो है हमारा वर्णमाला का, जो व्युत्पत्ति के आधार पर वर्णमाला का पार्ट 2 है, उसका पार्ट 1 वीडियो मिस हो गया था। तो वो पार्ट 1 वीडियो जो मिस हो गया था, मैं उस वीडियो को दोबारा से शूट कर रहा हूँ और उस वीडियो को देखेंगे, है ना। तो ये ना हिंदी का पार्ट 1 वीडियो हमारा जो मिस हो गया है हमारे चैनल से, वो वीडियो हम पुनः दोबारा से वो चीजें दे रहे हैं। अब स्थिति ये है बेटा, ये वीडियो हम शुरू करने से पहले आपसे एक बार वही पुरानी बात रिपीट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और देखो, हमको क्या है कि हमें बार बार आपके पास वीडियो व्हाट्सएप से या फेसबुक से शेयर करना पड़ता है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो हमें ये शेयरिंग का काम, हमारा ये जो शेयरिंग करने वाला काम है, ये कम हो जाएगा और आपको बिना शेयर किए रहे ही हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, उसकी नोटिफिकेशन आप जो है मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम कर लीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम जो है तुम्हें अच्छे से अच्छा दे सकें। देखिए, तुम्हारा प्यार ही हमारी एनर्जी है। तुम हमसे बरकरार जुड़े रहिए। और आप लोगों के मैं देखता हूँ वीडियोस पे कमेंट बहुत कम आते हैं। बेटा, कमेंट करो, थोड़ा सा हमें भी उत्साह मिले, एनर्जी मिले आप लोगों को सिखाने की। तो चलिए, हिंदी पार्ट 1 में मैं बात कर रहे थे हम ना, ये बात चल रही है हमारी व्युत्पत्ति के आधार पर वर्णमाला। व्युत्पत्ति के आधार पर वर्णमाला, ठीक है। और व्युत्पत्ति के आधार पर हम वर्णमाला की जो बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो है 52 वर्ण है। कितने? 52 वर्ण है। मैं यहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, कुछ डाउटफुल सी चीजें हैं। जैसे 2 शब्द आते हैं हमारे पास, एक वर्ण होता है और एक शब्द हमारे पास अक्षर होता है। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली इनमें हम कोई अंतर करते ही नहीं है, कोई अंतर नहीं होता है। वर्ण वर्ण है, अक्षर वर्ण और अक्षर हम एक ही समझ लेते हैं। लेकिन मेरे अपने विचार में क्या है कि ये वर्ण और अक्षर में थोड़ा अंतर जरूर होगा। चलिए, अंतर देखते हैं क्या है। देखिए, ये वर्ण क्या है? ये भाषा की सूक्ष्मतम लिखी जाने वाली इकाई है। क्या है? लिखी जाने वाली इकाई है, ठीक है भैया। लेकिन बात करें हम अक्षर की, तो वो भी तो भाई लिखी जाने वाली है, अक्षर भी तो लिखा जाता है। देखिए, अक्षर जो होता है ये भाषा की लघुतम वाक् ध्वनि होती है। लघुतम वाक् ध्वनि है, यानी बोली जाने वाली ध्वनि है। अगर हम बात करें वर्ण की, तो वर्ण 52 है और इन वर्णों को व्युत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है।
वो 3 भाग कौन से हैं? अगर मैं इन 52 वर्ण को बांटने की कोशिश करूंगा तो ये 3 पार्ट में बांटे जाएंगे भैया। कौन से 3 पार्ट होंगे जी? बिल्कुल जी, एक तो होता है स्वर, एक होता है जी अयोगवाह, और एक हो गया आपका जी व्यंजन। ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस, हालांकि वर्ण और अक्षर बात एक ही है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो देखो वर्ण को हमने 3 टाइप में बांटेंगे, लेकिन ये जो आपका अक्षर है ना, इस अक्षर को हम 2 टाइप में बांट पाते हैं। और ये 2 टाइप कौन कौन से होंगे अक्षर के, मैं बता देता हूं। अक्षर का पहला टाइप होता है मुक्ताक्षर, और दूसरा होता है जी आपका बद्धाक्षर। यानी अक्षर जो होते हैं ये 2 ही प्रकार के होते हैं, एक मुक्ताक्षर होता है, एक बद्धाक्षर। यानी एक अक्षर को हम बोलते हैं सिलेबल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिलेबल बोलते हैं। और वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो अक्षर, मुक्ताक्षर को बोलेंगे हम ओपन सिलेबिक, और बद्धाक्षर को बोलेंगे क्लोज्ड सिलेबिक। ठीक है साहब, यहां तक बात समझ में आ गई? मुक्ताक्षर का मतलब है जिसका सिलेबल खुला हुआ हो, अर्थात जो व्यंजन वर्ण है वो पहले आएगा और जो स्वर वर्ण है वो बाद में आएगा। यानी व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण से मिलकर के बनता है क्या? मुक्ताक्षर, जिसमें स्वर वर्ण बाद में आता है और व्यंजन वर्ण पहले आता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, और ये क्या है हमारा स्वर आ गया पीछे, तो अब हम इसका उच्चारण करेंगे क। तो का जब हम बोलेंगे तो का हमारा सिलेबल खुला रहेगा, हम आगे इसमें और भी ध्वनि जोड़ सकते हैं, कलम, है ना। लेकिन बद्धाक्षर में क्या होगा? बद्धाक्षर में पहले स्वर होगा, बाद में व्यंजन होगा। यानी हमेशा याद रखिए, बद्धाक्षर में पहले, ये मुक्ताक्षर है, और बद्धाक्षर में पहले स्वर बाद में व्यंजन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं बता देता हूं आपको बद्धाक्षर का। तो यहां हमने पहले व्यंजन वर्ण लिया, फिर स्वर वर्ण लिया अ, तो हमने बोला का। ये कैसा हो गया? ये का जो बना मुक्ताक्षर हो गया। ठीक है जी। अब मैं बद्धाक्षर की बात कर लूं तो बद्धाक्षर में क्या होगा? पहले स्वर वर्ण आएगा, फिर व्यंजन वर्ण आएगा। अभी मैंने इसको कहा अ प्लस का, तो अब क्या होगा? ये बन जाएगा आपका अप। क्या बन गया जी? अप। यहां का के बाद साउंड फिनिश हो जाएगी, इसमें आगे सिलेबल खुला नहीं रहेगा। अब यहां बलाघात बन जाएगा अक्षर। अगर आगे हम कोई चीज जो है इसमें जोड़ेंगे तो वहां बलाघात बन जाएगा, क्योंकि आगे हमें बलपूर्वक जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि वर्ण और अक्षर में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं, वहीं आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। यहां अयोगवाह, स्वर और अयोगवाह और व्यंजन, ये 3 चीजें हम लेके चलते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। व्यंजन मैंने पार्ट 2 में बता दिया है आपको कौन कौन से होते हैं। यानी स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, और व्यंजन की संख्या मैंने बताई थी आपको 39 होती है। ठीक है ना। यहाँ एक डाउट रहता है, आपको बता दूं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर कभी कभी 41 भी होता है। बिल्कुल सही पूछते हैं, 41 होता है, लेकिन जब 41 होता है तो ये अयोगवाह व्यंजन वर्णों के साथ जोड़े जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अयोगवाह को जो है व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ा जाता है, तब 41 होता है। अगर अयोगवाह को अलग कर दें तो संख्या 39 रह जाती है, और जो मूल व्यंजन है वो 33 रहते हैं। अगले पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया, तो सेकंड पार्ट आप वीडियो का जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ स्वर की मैं बात कर लूं तो स्वरों की संख्या जो 11 है। अच्छा, स्वर है क्या, थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं। देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है वो स्वर होते हैं। ये उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। इनका कैसा उच्चारण होता है? स्वतंत्र उच्चारण होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है यहां से कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे कहलाते हैं, तो वहां उत्तर आपका स्वर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ ये जो स्वर हैं कितने होंगे जी? 11 हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं आपको इनके डिटेल करके। तो ये जो स्वर हैं 11,
ये 3 भागों में बटे हुए होते हैं। वो 3 भाग में कौन कौन से बटे होते हैं? एक तो होते हैं जी रस स्वर, और दूसरे होते हैं जी आपके दीर्घ स्वर, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं जी आपके संयुक्त स्वर। देखिए यहां अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे जो है क्वेश्चन करते हैं कि सर प्लुत स्वर भी तो होता है, प्लुत स्वर जो होता है वो क्या होता है? देखिए बेटा, प्लुत स्वर जो होता है वो प्लुत स्वर वास्तव में अपने आप में कोई स्वर नहीं है। वो क्या है कि हम इनमें से किसी भी स्वर का उच्चारण तिगुने समय में कर देंगे तो वही प्लुत हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हम किसी भी स्वर को प्लुत कर सकते हैं, वो उच्चारण करने के ऊपर है। जैसे ही हम उच्चारण करेंगे, हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो लघु उच्चारण, दीर्घ उच्चारण और प्लुत उच्चारण। तो जिन स्वरों का में कम समय लगता है उनको हम लघु स्वर कहते हैं उच्चारण पे, और जिनमें ज्यादा समय लगता है उनको गुरु कहते हैं, यानी दुगना समय लगता है। लघु का दुगना दीर्घ में लगता है और दीर्घ का और तिगुना समय जो लगता है वो प्लुत में लगता है। ठीक है ना? जैसे ओम, तो यहाँ ओ का जो उच्चारण किया हमने उसमें सामान्य उच्चारण से तिगुना समय लिया, इसलिए वहां ओम में क्या हो गया? ओ प्लुत हो गया। इसीलिए जब हम ओम लिखते हैं तो प्लुत के लिए हम 3 का अंक लगाते हैं। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें बता रहा है कि इस ओ का उच्चारण 3 गुना करना है, इसलिए ये प्लुत है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? और भी देखो, मैंने लिखा यहां आम, तो यहां आ के साथ जो 3 का अंक लिखा गया है ये हमें बताता है कि इसका उच्चारण तिगुने समय में करना है। तो यहां में हमने आ को प्लुत कर लिया। तो जिस स्वर के साथ हम 3 का अंक लगा देंगे वही स्वर प्लुत हो जाएगा और उसका उच्चारण 3 गुना समय लेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन बात करें हम व्युत्पत्ति की, तो व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितने स्वर हैं? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मैं ह्रस्वर की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी होगी जी? 4 होगी। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। बात समझ में आ गई सब? ये ह्रस्वर, इनका एक नाम और है, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां, मूल स्वर। ठीक है साहब? और दीर्घ स्वर जो होते हैं ये इन 4 से, सारे स्वर जो है इन 4 से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहा गया है। कौन कौन से हैं जी? ये अ, ई, उ और रे, ये चारों आपके जो है कैसे हैं? मूल स्वर हैं। अब मैं दीर्घ स्वर की बात कर लूं, ये दीर्घ स्वर जो है बेटा ये 3 होते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं आपके? देखो बेटा, आ और आ को मिलाया तो बना आ, और ई को मिलाया तो बना बेटा आपका ई, और उ को मिलाया तो बना बेटा आपका उ। यानी ये तीनों आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे, आ, ई, उ। समझ में आ गया ना? संयुक्त स्वर कौन से होंगे? ये भी इनसे ही मिलके बने भाई। संयुक्त स्वर में देखिए, आ और ई को मिलाया तो बन गया हमारा ए, और आ और ए को मिलाया तो बन गया हमारा ए, और आ और उ को मिलाया तो बन गया हमारा ओ, और आ और ओ को मिलाया तो बन गया हमारा ओ। ठीक साहब? यहां तक बात समझ में आई? ए, आई, ओ, औ। ये इनमें बेटा हमेशा याद रखना, आपके जो है ए और औ, यानी बड़ी ए और बड़ा ओ, ये बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों जो है संधि के आधार पर वृद्धि स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्वर मिश्रित हैं, बाकी सब में 2-2 मिश्रित हैं। वो जब संधि का टॉपिक होगा उस सेगमेंट में हम लेंगे ये सारी चीजें। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा जी हम अयोग भा। अयोग भा क्या है? अ माने नहीं, योग माने जुड़ना, वाह माने चलना। यानी ये अयोग भा जो है जुड़े नहीं है, वर्णमाला के साथ जुड़ते नहीं है, लेकिन साथ चलते हैं, इसलिए इनको अयोग भा कहा जाता है। यानी इनका स्थान क्या है? इनका स्थान वर्णमाला में जो होता है वो कहाँ होता है? स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले, तथा व्यंजनों से
पहले। ठीक है बेटा, ये इनका स्थान होता है अयोग्यवा का। और अयोग्यवा होते कितने हैं बेटा? ये होते दो हैं। कौन कौन से जी? एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है जी विसर्ग। ठीक है साहब, अनुस्वार जो होता है ये ऊपर अंकी बिंदी जो होती है उसको अनुस्वार कहते हैं, और पीछे जो दो बिंदी लगाई जाती हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ वर्णमाला के पार्ट 1 में ये चीजें आपकी शेष रह गई थी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अब आपने ये पार्ट देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यानी वर्णमाला की व्युत्पत्ति को ठीक से समझने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरा वीडियोस देखो। पार्ट 2 की थोड़ी क्वालिटी कमजोर है, उसकी थोड़ी क्वालिटी आप बढ़ा करके देखेंगे, उसमें तो ठीक दिखेगा, साफ दिखेगा। अपने यूट्यूब पर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा पार्ट 2 को देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो विदाउट एडिट किया हुआ वीडियो है। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर आपके हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था, हम चल रहे थे लिंग वाले टॉपिक पे, तो लिंग वाले टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जाइएगा नहीं कहीं, देखते रहिएगा आज तक।